Okay. Hello. So today I will start the new topic that is molecular orbital theory. ठीक है, MOT स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम आज बता दें आपको MOT इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ये लिखने से पहले एक नोट लिख लीजिए. वो नोट बहुत ही काम देगा आपको. वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नोट. अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड बहुत तरह के होते हैं. तो केमिस्ट्री में अगर कंपाउंड की बात करेंगे तो कुछ कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ डायामैग्नेटिक होते हैं, कुछ फेरोमैग्नेटिक होते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे वहाँ काम सिर्फ दो लोग का आता है, एक पैरामैग्नेटिक और दूसरा डायामैग्नेटिक. तो पहला जो टाइप है कंपाउंड का बच्चों वो है पैरामैग्नेटिक. तो लोगों ने पूछा सर पैरामैग्नेटिक क्या होता है. दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो कंपाउंड कैसे कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक. तो अगर आप किसी कंपाउंड को पैरामैग्नेटिक बोलना चाह रहे हो तो वो तभी बोल पाओगे जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएं. दूसरा डायामैग्नेटिक. डायामैग्नेटिक की जब बात करेंगे तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. ऑल इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों तो इसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक. तो केमिस्ट्री ने पैरामैग्नेटिक उसे बोला जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, और डायामैग्नेटिक उसे बोला जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हों, पेयर्ड हों. तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डायामैग्नेटिक क्या होता है. अब इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गया ना. तो अगर आपको दिया जाए क्रोमियम +3, बताइए पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक. तो मैंने नॉर्मल क्रोमियम का क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, +3 बोल रहे हैं ना. अब जो बचा हुआ स्टेट है उसको देख के बताना होगा कि वो पैरा है कि डाया. ठीक है, तो पैरा तभी होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, और डाया तब होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है. वेरी गुड. ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं MOT की. MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. प्लीज़ आप लोग बहुत आराम से बैठिएगा. मैं किसी लेक्चर को जानबूझ के खींचता नहीं हूँ, जितना जिसमें ज़रूरी होता है उतना इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको. लेकिन यहाँ से IIT 2017 में 3 क्वेश्चन आए थे सिर्फ MOT से, और नीट हर साल उठा करके देख लोगे, अगर केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है तो वो यहीं से रहता है. वैसे 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग से. ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन रहते ही हैं. एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल मिलेगा आपको श्योर शॉर्ट. ठीक, तो प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बैठिएगा. अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की नीड क्या है. ठीक है, तो ज़रा गौर से देखो इधर बच्चों, यहाँ देखो. ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की स्टडी की, और किसी ने कहा कि सर O2 के मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए. तो ये ऑक्सीजन इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया ऐसे. ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, लेकिन 2 का उसने यूज किया तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पाए गए. यहाँ पर भी 6 में 2 का यूज किया तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पाए गए. यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं कि अनपेयर्ड, पेयर्ड है. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हैं. तो ऑक्सीजन का जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया तो वहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिले, और पेयर्ड होगा तो ये कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक. तो लुईस ने बोला कि O2 जो है वो कैसा है, डायामैग्नेटिक. लेकिन आगे चल के जो एडवांस रिसर्च हुई वहाँ से पता चला कि ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक नहीं है. ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होता है, वो दिखाऊंगा अभी आपको कैसे होता है. ठीक है, तो जो हायर रिसर्च हैं वहाँ से पता चला, NMR टेक्निक बोलते हैं. ये लुईस ने बोला, अकॉर्डिंग टू लुईस
ये है डायामैग्नेटिक, लेकिन टाइम टू टाइम रिसर्च होती गई तो एक टेक्निक होती है केमिस्ट्री में NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक, ठीक है। NMR टेक्निक से पता चला आज के डेट की ये अमेरिका, US और इंडिया हर जगह की सबसे हाईटेक टेक्निक है, ठीक है। NMR टेक्निक से पता चला कि ये कैसा है, पैरा मैग्नेटिक है। तो ऑक्सीजन डाया नहीं था, पैरा था। बस यहीं पर डेवलपमेंट होता है किसका, MOT का, ठीक है। MOT कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग बट सिंपली एक्सटेंशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही एक्सटेंशन है। क्या हुआ, ठीक। तो एक छोटा सा पॉइंट लिखिए, देखिए MOT इज एक्सटेंशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। MOT कुछ और नहीं है, ये एक्सटेंशन है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। और क्यों नीड पड़ी हमें, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसको क्या बोला गया था, डायामैग्नेटिक, और रियल में क्या था, ये पैरा। अभी दिखाऊंगा आपको, आज ही या कल दिखाऊंगा क्यों है ये। अब देखें आप, नॉर्मली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है, ये हमारे पास एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और ये पेरीफेरी पे एक इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलोगे बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर एक और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन अगेन, या इसको यहाँ बना लो, तो ये भी क्या हो गया हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल। ज़रा गौर से देखो, देख के बताओ कि ये जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है ये वाला, इसमें इस इलेक्ट्रॉन पे कितने न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है, एक ही न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एक लग रहा है, लेकिन अगर दोनों ओवरलैप हो गए, क्या हो गए, दोनों ओवरलैप हो गए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में आकर के क्या हो गए, ओवरलैप हो गए, तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वेरी गुड। तो बन के आएगा आपके सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो कुछ इस शक्ल का होगा, ये प्लस और यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए, ठीक है। अब जरा देख करके बताओ, थोड़ी सी बुद्धि लगा के बताओ, थोड़ा टफ टॉपिक है, देखना थोड़ा सा, ठीक। यहाँ पे जो ऑर्बिटल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे सिंगल न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी सिंगल न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पे इसका भी फोर्स लग रहा है और इसका भी लग रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो कौन से ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लोगों ने पूछा क्यों, तो आप बोलेंगे इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एवरी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम टू न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई से ये क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करता है। तो कुल मिलाकर के आपको क्या समझना है, देख लीजिए, इधर आइए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज कर दोगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये नंबर में कितने हैं बेटा, 2, ये नंबर में कितना है, 1। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, थोड़ा सा एडवांस हुआ, तो यही बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोलती है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मर्ज होगा तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा, एक नहीं बनेगा, 2 बनेंगे, ठीक है। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोअर एनर्जी का होगा वो बन के आएगा, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हायर एनर्जी का होगा वो बन के आएगा। बस यही बेसिक डिफरेंस है किसमें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और एमओटी में। दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस। ये क्लासिकल डिफरेंस है। अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफरेंशिएट करो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एमओटी से, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलती है एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज विद एटॉमिक ऑर्बिटल या ओवरलैप विद एटॉमिक ऑर्बिटल, दे फॉर्म व्हाट,
वन मॉलिकुलर ऑर्बिटल। बट हियर एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मर्ज होता है तो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाता है, एक जो कम एनर्जी वाला होता है और एक जो ज़्यादा एनर्जी का होता है। अब यहीं पे देख लेना, इंपॉर्टेंट है। जो कम एनर्जी का होता है, इधर पहले देख लो बेटा, जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल कम एनर्जी का होता है उसे बोलते हैं बॉन्डिंग। एमओ का मतलब क्या होगा बेटा? मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इसी को बोलते हैं बीएमओ। जो कम एनर्जी वाला होता है उसे बोलते हैं बीएमओ, और जो हायर एनर्जी वाला होता है इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, या इसे बोलते हैं ABMO। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ने एटॉमिक ऑर्बिटल से मर्ज हुए या ओवरलैप हुए, ओवरलैप होने के बाद कम एनर्जी का एक ऑर्बिटल बनाया, दैट इज नोन एज BMO। कम एनर्जी का एक ऑर्बिटल बना BMO, ज़्यादा एनर्जी का एक ऑर्बिटल बना, दैट इज व्हाट? ABMO। बात समझ में आ रही है? ये उतार लो, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्बिटल कम एनर्जी का होगा उसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जो ज़्यादा एनर्जी वाला होगा उसे क्या बोलोगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन VBT एंड MOT। आप कहीं भी जाके बोल दोगे, लोग यही बोलेंगे कि हाँ बहुत ही अच्छा डिफरेंस है। यही बेसिक डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी मत कहना कि सर हम यही वहाँ पे कर ले रहे हैं, इसको क्यों पढ़ेंगे ऐसा मत करना, ठीक, पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए सर, जैसे हमारे पास एक ऑर्बिटल था, एक ऑर्बिटल हमारे पास है 1s में हम 1s को ला करके क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। 1s ओवरलैप विद 1s, तो s ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। और यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी हमेशा कैसी होगी? एक्सियल या हेड एक्सियल होगी ना। तो इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बनेगा। तो मॉलिकुलर, यहाँ पे सबसे पहले तो VBT का लिख दूँ मैं। VBT 1s से ओवरलैप होता है और एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है सिग्मा 1s का, क्योंकि s और s ओवरलैप होकर के सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और 1s ओवरलैप होगा तो सिग्मा 1s। फिर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर यहाँ भी 1s ओवरलैप होता है 1s से, और ये कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाएंगे। इसे बोल देंगे सिग्मा 1s स्टार, ठीक है, और इसे बोल देंगे सिग्मा 1s। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, सॉरी ये चौक बहुत बेकार है, इरिटेशन होता है इससे। हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, गलत मत करके आ जाना, क्योंकि जब तक ये बेसिक नहीं आएगा तब तक कोई कुछ भी कर ले, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ बच्चों, देखो ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा? बॉन्डिंग में, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? कम है। एनर्जी अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इस बात को लिखा जाए, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंटर्ड in BMO, electron first entered in BMO and after that in ABMO and after that in ABMO according to Aufbau principle। Aufbau principle के हिसाब से पहले वो कहाँ जाएगा बच्चों? BMO में जाएगा और फिर कहाँ जाएगा? ABMO में जाएगा। इधर देखो बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को अपनी थ्योरी में कोई जगह नहीं दी थी, यानी कि हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट वहाँ पे इंक्लूड नहीं था। इन VBT हाइजेनबर्ग के बारे में कोई बात नहीं थी। डी ब्रोगली लैम्डा इक्वल टू h/p h/mv h/√2 mkt, उसके भी कॉन्सेप्ट को कोई जगह नहीं दी गई। उसके बाद
एक और साइंटिस्ट थे स्क्रोडिंगर, उनके भी कॉन्सेप्ट को कोई जगह नहीं दी गई, इसीलिए वीबीटी फेल हो गई। ठीक है, वीबीटी में बहुत सी बातें बहुत अच्छी बताई गई, लेकिन वीबीटी फेल क्यों हुई? क्योंकि हाइजेनबर्ग, डी ब्रॉगली एंड स्क्रोडिंगर, इनके कॉन्सेप्ट को वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। और एमओटी ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसने इन सारी चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो एक छोटा सा पॉइंट लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए एमओटी इज़ बेस्ड ऑन, एमओटी इज़ बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली मॉडल, एमओटी इज़ बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली मॉडल, कॉमा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऐसे लिख लेना, HUP हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड स्क्रोडिंगर मॉडल, एंड स्क्रोडिंगर मॉडल, एंड स्क्रोडिंगर मॉडल। स्क्रोडिंगर क्या कहता था? लिखिए एक पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, स्क्रोडिंगर सेज ऑर्बिटल इज अ रीजन, स्क्रोडिंगर सेज ऑर्बिटल इज अ रीजन वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। स्क्रोडिंगर ने बोला था कि ऑर्बिटल वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। स्क्रोडिंगर इज सेज ऑर्बिटल इज अ रीजन वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सेकेंड पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन इज मूव लाइक अ वेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन इज मूव लाइक अ वेव। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू HUP हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, according to HUP simultaneous calculation of position and कर दो, ऑफ कर दो, position and momentum is not possible, position and momentum is not possible, पोजीशन एंड मोमेंटम इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, डी ब्रॉगली ने क्या बोला? डी ब्रॉगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन इज मूव लाइक अ वेव, वेव की तरह मूव करता है, इलेक्ट्रॉन इज मूव लाइक अ वेव। कहीं से भी छोटा सा पार्ट काट के निकाल लिया इसका, दिस इज, देख बेटा ये सारी बातें वीबीटी में किसी ने पढ़ाई नहीं होगी, ये बिल्कुल नई बातें हैं। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन इज मूव लाइक अ वेव। तो इसके इतने इंटरसेक्शन को निकाल लिए मैंने, यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। तो दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, जो इलेक्ट्रॉन के मूव करने का एम्पलीट्यूड है, इसको उसने क्या बोला? पाई। क्या बोला? पाई। तो पाई इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, पाई नहीं है सॉरी, साइन है, साइन, ठीक है, साइन इक्वल टू एम्पलीट्यूड। और अगर साइन का स्क्वायर कर दिया, ये क्या हो जाएगा? पूछा गया आपके नेट में क्वेश्चन आया है। साइन स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है? साइन स्क्वायर इंडिकेट करता है ऑर्बिटल में किन किन जगहों पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कौन एक्सप्लेन करता है? साइन स्क्वायर। और साइन जो है एम्पलीट्यूड। और एक बार क्वेश्चन आया था, इधर देखो बेटा, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कम से कम 30 लेक्चर लगते ही हैं लोगों के, ठीक है, अभी तो मेरे 22 ही हुए हैं। साइन क्या लिखा मैंने? एम्पलीट्यूड, ठीक है, बहुत कम बुक में लिखा गया है। एक बार क्वेश्चन आया था आपके वहाँ नीट में और उन्होंने ये ऑप्शन दिया नहीं था, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन था मीनिंगलेस, ठीक है। तो अगर एम्पलीट्यूड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, करम है ऊपर वाले का, अगर ना मिले तो मीनिंगलेस मार देना।
क्यों है मीनिंगलेस? जरा गौर से देखना, ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बता रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड को रियल में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इसीलिए साइन जो है क्या है? मीनिंगलेस है। और साइन का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए, बस कुछ ही देर में आपको लगने लगेगा कि हाँ आपने जो है वक्त दिया है तो आपको कुछ मिला है। देखिए फिर नेक्स्ट नोट, अगर हम यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखें तो क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पक्का है सहमत इस बात से? पक्का ना? तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? ज़्यादा। और आप सभी लोग, सभी बच्चे जानते हैं कि एनर्जी डिपेंड करती है 1/, स्टेबिलिटी पे। तो अगर एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो इसी का सहारा लेकर के क्वेश्चन पूछा गया आपके 1 में कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is more in bonding molecular orbital than एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उस केस में स्पीसीज यानी कि कंपाउंड स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल? कंपाउंड स्टेबल होगा। क्यों? जरा देखो बेटा इधर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, तो बॉन्डिंग की जब एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। तो क्वेश्चन ऐसे आया था, बहुत बना ढना के पूछा था उन्होंने कि एक कंपाउंड है, उसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं 2 और बॉन्डिंग में पाए जा रहे हैं 5, तो बताइए कंपाउंड स्टेबिलिटी की ओर जाएगा कि अनस्टेबिलिटी की ओर? ठीक। तो BMO में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो कंपाउंड स्टेबल, ABMO में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो कंपाउंड अनस्टेबल, ठीक है। तो ABMO में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अनस्टेबल, BMO में ज़्यादा स्टेबल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का आ रही है? सॉरी, ये सब नोट डाल के उतारते जाइए आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट एक वर्ड होता है, देखो बेटा, एक वर्ड होता है बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब घर के लेवल पे मीनिंग होता है नंबर्स ऑफ बॉन्ड, नंबर्स ऑफ बॉन्ड। अगर आपसे कोई बिल्कुल घरेलू इंसान पूछे कि ऐसा, इसके बारे में एक ऐसा वर्ड बोलो कि हर इंसान को समझ में आ जाए, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एलिमेंट, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। तो नंबर्स ऑफ बॉन्ड, ये बहुत ही बेसिक बात है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, तो आप उसे बोल दो इट इज़ सिंपली नंबर्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा तो नंबर्स ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे होंगे, घट रहे होंगे? नंबर्स ऑफ बॉन्ड वहाँ भी बढ़ रहे होंगे, ठीक है। और अगर नंबर्स ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, देखना इधर इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड ऑर्डर अगर कहीं पे बढ़ रहा है तो नंबर्स ऑफ बॉन्ड भी बढ़ेंगे, और नंबर्स ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो ओवरलैपिंग एरिया में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। और ओवरलैपिंग एरिया यानी कि ये वाला एरिया, इधर देखो, ये है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कैसा होगा? सिंगल। ये 2 बॉन्ड डबल, ये 3 बॉन्ड ट्रिपल। तो उसने क्या बोला? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज मींस नंबर्स ऑफ बॉन्ड इंक्रीज। और अगर नंबर्स ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं, ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस में हैं, न्यूक्लियस वही रहेगा, न्यूक्लियस चेंज नहीं होगा। फिर अगेन 2 और आ गए उन्हीं न्यूक्लियस में,
तो 4 इलेक्ट्रॉनों पे 2 न्यूक्लियस का फोर्स पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नंबर्स ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, और नंबर्स ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा तो बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी घटेगी? हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा हूँ, बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। अभी लेक्चर के बाद पूछ लेना, ठीक है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये पढ़ाया हूँ बेटा आप लोगों को मैं, ये पढ़ाया मैंने। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे फिर 4 हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन पास में आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम, वेरी गुड, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी, तो 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। हमारे काम का ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे काम का ये है, ये वाला रीजन हमारे काम का है, बाकी हमारे काम का कुछ भी नहीं है बेटा, प्लीज़, ठीक है? एक बार लेकिन उतार लीजिए, पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर आ जाएगा तो फिर नहीं कर पाओगे। डन। तो अगर आप लोगों से कोई कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है तो आप मतलब फीलिंग के साथ बोल सकोगे ना कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, और इससे ज़्यादा क्लियराइज मीनिंग नहीं मिलेगी आपको। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स व्हाट? नंबर्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है? और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड भी बढ़ेंगे, और बॉन्ड बढ़ेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है? तो ये सारी बातें हो गई। अब लोगों ने कहा सर निकालेंगे कैसे लेकिन बॉन्ड ऑर्डर? तो बॉन्ड ऑर्डर, दिस इज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू NB माइनस NA। NB लोगों ने कहा कि ये क्या है? दैट इज नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर ये बताइए कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट होगा, तो ये है तरीका 1/2 NB माइनस NA, एंड दिस इज NA, नंबर्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग नंबर्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक ऐसी बात बोलूँगा जो आपको फील होगी, ज़रा गौर से देखिए। अगर बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो बताइए कुछ फील हो रहा है? नीट में कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है, और कोई भी एग्जाम नहीं है IIT से लेकर के IIT JM तक का जहाँ पूछा ना गया हो क्वेश्चन। बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन 0। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर्स ऑफ बॉन्ड। और जब नंबर्स ऑफ बॉन्ड 0 से छोटे हैं यानी कि निगेटिव में, तो निगेटिव में अगर बॉन्ड बन रहे हैं तो क्या वो कंपाउंड मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है यानी एक हमारे पास ये हैंड है और ये हैंड है, इनके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, 0 हो गया, तो क्या ये कंपाउंड मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो जा रहा है या 0 से छोटा हो जा रहा है, देन वहाँ पे बोला मॉलिक्यूल, क्या बोलोगे बच्चों? मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। पता नहीं उसके बारे में वो कैसा होगा बेचारा, क्वेश्चन पूछा गया आपके बारे में, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 से छोटा हो जाए या 0 के बराबर हो जाए, उस केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब देखिए, तो लोगों ने कहा कि वो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताओ जिस एक्सप्रेशन को देखने के बाद लगता हो कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो देखो बच्चे, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 से बड़ा है, ठीक है, तभी एग्जिस्ट करेगा। 0.5 भी हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर, 0.2 भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा है, तो इस केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। इंपॉर्टेंट है प्लीज़।
ये सब में ज़रूरत है। ये हटाता हूँ इसको। MO2 का स्लॉट है छोटा सा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन तक का ऑर्डर मैं बता रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में बहुत ईजिली आ जाएगा अगर आपने समझा है सही से तो बैठ के। सिग्मा 1s स्टार, देखो ये भी 1s है और ये भी 1s है, लेकिन 1s की एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, 1s स्टार की एनर्जी बढ़ गई बाद में जाएगा। सिग्मा 2s ये ऐसे हो जाएंगे, सिग्मा 2s स्टार। और इसके बाद इन्होंने क्या बोला, पाई 2px पाई 2py, पाई 2px की एनर्जी पाई 2py, और इसके बाद सिग्मा 2pz। वेरी गुड, सिग्मा 2pz। और पहले ये बॉन्डिंग में आए तो अब ये एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, तो देन पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, और ये स्टार, ये स्टार, और फिर सिग्मा 2pz ये स्टार। ये ऑर्डर है, सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन तक का ऑर्डर है, ठीक है। यानी सबसे पहले अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल आए तो उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिए कि 5 आ रहे हैं कि 6 आ रहे हैं। जैसे जनरली O2 आ गया तो O2 ऑक्सीजन के पास 8, 2 ऑक्सीजन है, कितने हो गए, ये ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, ठीक है। फ्लोरीन, एक फ्लोरीन के पास 7 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाँ भाई 9 2 18, ये ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, ठीक है। ये ऑर्डर सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, जैसे C2 कार्बन, ठीक है, इन लोगों के लिए, हीलियम, हाइड्रोजन, बोरान, इनके लिए, ये छोटे छोटे बच्चों उनके लिए ये है, और वो बड़े लोगों के लिए अलग हो जाएगा। तो ये ऑर्डर है, देखो जरा गौर से, ऐसे याद करना। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, और ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ से ऐसे पढ़ो, BA बाबा, हो गया, BB, ठीक है। ऐसे याद कर लो, बाबा की 3 बीबियाँ, मतलब ऐसे हमको पढ़ाया गया है, ठीक है, आप भी चाहे याद कर सकते हैं। और तीनों आलसी, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। 3 बीबियों में जो पहले वाली 2 हैं उनकी एनर्जी क्या है, सेम है, और आलसी में भी जो पहले वाली आलसी हैं उनकी एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लोगे, कहीं फंसोगे नहीं। मैं हटाऊँगा इस आप जल्दी से। Done? Very good. ये मोस्ट टफेस्ट टॉपिक है इसका, पूरी केमिकल बॉन्डिंग में इससे टफ नहीं है कुछ भी। समझ में आ रहा है ना। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। कब जाकर के स्पीसीज स्टेबल होगी, जब बॉन्ड ऑर्डर 0 से बड़ा होगा, और कब स्पीसीज मिलेगी ही नहीं, जब बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव में हो या 0 हो। ये सब समझ में आया ना बेटा आपको, बस बहुत बहुत बड़ी बात है ये आया तो, ठीक। और ये आ गया ऐसे, ठीक। घर पे जाकर के कुछ नहीं करना है,
2-3 बार आंख बंद करके इसको लिखो, याद हो जाएगा। सिग्मा देखो 1s अगर ओवरलैप होगा तो कम एनर्जी वाला, फिर ज़्यादा एनर्जी वाला। 2s भी ओवरलैप हुआ, एक बार कम एनर्जी वाला, एक बार ज़्यादा एनर्जी वाला। आप सभी लोगों को पता है कि पाई ऑर्बिटल 3 होते हैं, px, py, pz। px, py दोनों की एनर्जी क्या है? ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती हैं उन्हें बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी इन मॉड्यूलस इज नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? तो अब देखो जरा गौर से, पाई के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, px, py, pz। देखो px, py बराबर हो गया, और ये देखो pz कुछ भी नहीं हुआ है। देखो इधर कुछ भी नहीं हुआ है। 1s ने ओवरलैप किया तो 1s का छोटा वाला, 1s का बड़ा वाला। 2s ने ओवरलैप किया, 2s का छोटा, 2s का बड़ा। पाई के पास 3 होते हैं, px, py, pz। px, py एनर्जी बराबर और pz की ज़्यादा है। पहले इनका बॉन्डिंग लिखा, अब इन्हीं का क्या लिख दिया? एंटी बॉन्डिंग लिख दिया। ठीक है, तो जैसे अगर आपको निकालना हो एक बार करोगे ना, आराम से तुरंत आ जाएगा घर पे जाके। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है पता चले? द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। जैसे अगर आपके पास H2 है तो H2 कैसे बना होगा? H प्लस H, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 + 1 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे जाके भर जाएंगे। हर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 2 आ गए यहाँ पे, तो 2 आ गए तो नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 2, और एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे? 0। तो यहाँ से अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 1/2 Nb माइनस Na और 1/2 इंटू ये 2 हो गया, तो कितना आ जाएगा? 1। तो H2 को जब देखते हो तो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल ही बॉन्ड तो होता है। बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, यानी कि नंबर्स ऑफ बॉन्ड भी कितने होंगे? 1। तो यहाँ पे H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड ही तो होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो ऐसे कल हम बहुत से कंपाउंड लेके आएंगे आपके लिए। ठीक, उनके आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, वो पैरामैग्नेटिक हैं कि डायामैग्नेटिक हैं वो निकालिए, उनका डायपोल मूवमेंट भी निकालिए, वो कल सीखेंगे हम लोग, और कल इसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसको सिर्फ बता लेना एक H2 वाला।